शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा घर होगा जिसमें कोई शुगर का मरीज ना मौजूद हो। और गुज़श्ता चंद सालों में डायबिटीज़ के मर्ज में तेज़ी से इजाफा भी देखने में आ रहा है और इस वक्त पूरी दुनिया में शुगर के मरीजों के हवाले से जो हमारा नंबर है वो चौथा है, जबकि मिडल ईस्ट और अफ्रीका के 21 ममालिक में हमारा दूसरा नंबर है। और पाकिस्तान में डायबिटीज़ के मरीजों की तादाद 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से भी इस वक्त तजावुज़ कर चुकी है। और इतनी तेज़ी के साथ इस ख़तरनाक मर्ज़ का फैलना इंतहाई तशवीशनाक भी है हमारे लिए। और पाकिस्तान में ही 26% इस मर्ज़ में लोग मुब्तला हैं और इसमें बेशतर जो अफराद हैं उनको इस बात का इतलाक़ ही नहीं होता कि वो इस खौफनाक मर्ज़ का शिकार पहले से ही हो चुके होते हैं। तो शुगर का मर्ज़ क्यों इतनी तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है, इस मर्ज़ की वजूहात क्या हो सकती हैं और इसका बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अनीबा सैयद हैं, माहिर अमराज़ शुगर हैं। डॉक्टर अनीबा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अनीबा, जैसे मैं बात करी थी कि दुनिया में जो शुगर के मरीज़ों के हवाले से हमारा चौथा नंबर है और पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ जो डायबिटीज़ जो फैलती जा रही है, तो हमें बताइए पाकिस्तान में इतनी तेज़ी के साथ क्यों फैल रही है? कौन कौन सी आदत हैं जिसकी वजह से हम लोग डायबिटिक हो रहे हैं? अनीबा, मैं आपको ये बताऊँगी कि दिस ईयर, बल्कि लास्ट ईयर, दिस ईयर इन नवंबर 2021 IDF ने एक डाटा शेयर किया है दुनिया के साथ, जिसमें हम एक्चुअली इस वक्त 3rd पोजीशन पे आ चुके हैं। हमने यूनाइटेड स्टेट्स को भी क्रॉस कर लिया। सो इट्स बेसिकली चाइना, इंडिया और हम तीसरे नंबर पे हैं। एंड इस वक्त पाकिस्तान में 33 मिलियन पीपल, 3 करोड़ 30 लाख पेशेंट हैं जो कि डायबिटिक है। सो इतने ज़्यादा हम लोग पहले यही कुछ साल पहले यही था कि शायद 4th नंबर पे ही होंगे, बट इतनी तेज़ी से बढ़ा आप वाली बात कि वो हम 3rd पे आ गए। अब अगर हम वजूहात पे देखें तो बहुत तेज़ी से हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। हमारी खुराक बहुत ही जो नेचुरल और गांव वाली अच्छी खुराक हुआ करती थी, उससे चेंज होके हम बहुत ज़्यादा जंक पे आ गए। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें रोज़ कुछ ना कुछ हमने ऑर्डर नहीं किया होता। सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हर कोई हालात के लिए जो भी ज़िंदगी की बाकी चीज़ों के अंदर इस हद तक कह लें बिज़ी हो चुका है कि अपने लिए टाइम नहीं निकल रहा। हम में से बहुत से वो लोग हैं जिन्होंने एक्सरसाइज का कभी कोशिश ही नहीं है, वॉक करते ही नहीं। हम समझते हैं हम जो डेली काम कर रहे हैं वही हमारी वॉक है, क्योंकि हम थक जाते हैं। तो जब हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता, तो जिस्म का जो रिज़र्व था भी वो भी जाता रहता है। और यही वजूहात हैं जिनकी वजह से बहुत जल्दी, और मैं कहूँगी इसके अंदर बहुत कुछ एक हिस्सा उन अशिया का भी है जो मिलावट ज़्यादा है। हमारे पास चीज़ें नहीं मिल रही जो कि एक नेचुरल खालिस होती हैं। ये सारी चीज़ें मिला के हमारे मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है। मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है और हमारी सेहत को भी दिन ब दिन जो है वो ख़राब करती जा रही है। लेकिन हमें ये बताइए कि बेसिक वजूहात के हवाले से बात करें, जैसे खाने पीने के हवाले से आपने बात की है, तो हम खुराक तो खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं कि हमें एनर्जी मिले बॉडी को, लेकिन यही डाइट हमारी दुश्मन क्यों बन जाती है? शुगर क्यों लाहक होती है, ये मुझे बताइए। एक तो इसमें ढेर सारे रीज़न्स हैं, देयर आर क्वाइट अ फ्यू रीज़न्स। अब इसमें यह है कि हम एक तो जो भी चीज़ एतदाल में रहेगी वो अच्छी है। दूसरी बात यह है कि जब आप एक तो आप जेनेटिक लेके पैदा होते हैं। अगर आपके वालिदैन में या आपके दादा दादी, नाना नानी कहीं शुगर मौजूद है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप में शुगर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके ऊपर अगर आप अपनी खुराक को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करते, तो आप वाली बात, हम खाते तो वही हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी यूज़ करने की बॉडी की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जो हमारा पैनक्रियाज है, लबलबा, वो उतनी शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन उतनी नहीं बना सकता। हमारे मसल्स उतनी शुगर को अपटेक नहीं कर सकते, तो ब्लड में रह जाती है। हमारा जो जिगर है वो शुगर बनाना शुरू कर देता है। हमारी जो किडनीज़ हैं वो उसको प्रॉपर निकाल नहीं सकती। इवन हमारा ब्रेन भी वो हार्मोन्स नहीं प्रॉपर बना सकता जो शुगर को अंडर कंट्रोल रखते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ में मिलके एक बंदे को प्री डिस्पोज करते हैं। जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं हम उनको अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने जीन्स नहीं बदल सकते, आप फैमिली में पैदा हुए, लेकिन आप वॉक तो कर सकते हैं, आप अपनी खुराक तो बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल जहाँ कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो तो अल्लाह पाक की तरफ से। तो मतलब क्या फिर डॉक्टर अनीबा हम लोग फिर अपना जो खाना खा रहे हैं उसको हम लोग नाप कर खाएं कि कितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं, या हमारा वजन ना बढ़े जिसकी वजह से हम शुगर का शिकार ना हो? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये सही बात है। फिर कितने पोर्शन में खाएं? कंट्रोल रखिए। देखिए, दो बातें हैं।
अगर तो आप अभी प्राइमरी प्रिवेंशन में, इसका मतलब है अगर आपको अभी शुगर नहीं हुई और आप रिस्क पे हैं, ठीक है, उसमें आप कंट्रोल रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखिए, प्रोटीन्स और फैट्स का हिसाब मुतनासिब 30% इस तरह करके रखिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका मिकदार ज़्यादा रखिए, वॉक करें। यहाँ पे आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको शुगर हो चुकी है, ठीक है, कोई भी पेशेंट है वो शुगर हो चुकी है, फिर उसको वो डाइट फॉलो करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, जो कि शुगर कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए शुगर जो शुगर के पेशेंट को मना है। जैसे आप चीनी नहीं ले सकते ना, अब इसका ये मतलब नहीं है कि चीनी नहीं ले रहे, जैसे मैं देखती हूँ कि वो गुड़ ले लेते हैं और शक्कर ले लेते हैं, एक ही चीज़ है। तो गुड़ नहीं लेना अब फिर जब डायबिटीज़ हो जाएगी तो फिर आप नान भी नहीं लेंगे, कोशिश करें चावल ना लें, सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करें, वो सब्जियां जो ज़मीन के नीचे उगती हैं जैसे कि आलू है हमारे पास, अवॉइड करें, आम नहीं खाना, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फल जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फल इस्तेमाल करें लेकिन जूस इस्तेमाल ना करें, चाहे वो फ्रेश हो, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। तो जब डायबिटीज़ हो जाती है तो डाइट डिफरेंट है, और जब आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो डाइट डिफरेंट हो जाती है। तो मुझे ये बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर डायबिटीज़ हो गई है तो इसकी हमें पता चल जाए कि अलामात क्या हैं। दूसरा, ये किस उम्र से होना स्टार्ट होती है? जो आपका पहला क्वेश्चन है कि उसकी अलामात क्या है, उसमें अगर हम ये देखें जो टाइप 1 डायबिटीज़ की अलामात में, या इवन टाइप 2 भी हो जाए, जो भी पेशेंट होगा उसमें यूरिन पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो दिन का टाइम पे भी ज़्यादा हो सकता है और रात को भी उसको उठना पड़ सकता है पेशेंट को। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो यूरिन के इन्फेक्शन हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो देखना चाहिए। वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ऑल्दो आप खा ज़्यादा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपने कुछ रूटीन चेंज नहीं की, लेकिन आपका वजन गिरता जा रहा है, वेट कम होता जा रहा है। इसके अलावा थकावट रहती है, ठीक है। वो लोग, कुछ लोगों को मैं एक ये बात बताती हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी गर्दन पीछे से बाकी जिस्म की निस्बत काली होती जा रही है और उसकी जल्द चेंज होती जा रही है, हमारी ज़बान में उसे एकेंथोसिस कहते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई अब मैं डॉक्टर से मिल लूँ, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शो कर रहा है। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से एक इशारा है कि भाई ये देख लो कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी गर्दन इस तरह हो रही है, तो आप जो मर्जी कर ले, उसने सही नहीं होना ना, ठीक है। दिस मीन्स उसकी रीज़न ये नहीं है कि गर्दन काली है, रीज़न ये है कि आप शुगर के दरवाजे पे खड़े, एक स्टेप अंदर और आप शुगर हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि फिर ऑब्वियसली इमरजेंसीज के साथ आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वो तो एक डिफरेंट आ जाता है। अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा आपको सिम्टम मिल रहा हो तो डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए किसी डॉक्टर से। और दूसरा, किस एज ग्रुप में अगर देखा है कि वो होना शुरू हो जाती है? आज से अच्छा, 2 टाइप्स को जिस तरह हम देखते थे, आज से कुछ अर्सा पहले हम ये हमने देखा भी और पढ़ा भी कि जी टाइप 1 अगर है जिसमें आपका पेनक्रियास फेल हो जाता है, इंसुलिन नहीं बनाता, वो बच्चों में होगा। और जो टाइप 2 है, जो जिसकी रीज़न बेस लाइन के ऊपर मोटापा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह होती है, वो जी 40 के बाद 35 के बाद होना शुरू होगा। पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है अब ये ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। सो टाइप 1 ओल्डर एज में भी आएगी, और जो ज़्यादा ख़तरे की बात या हमें ज़्यादा अलार्मिंग लगती है वो ये है कि 6 ईयर्स ओल्ड 7 ईयर्स ओल्ड बच्चे, दे आर ओबीज, उनका वजन ज़्यादा है और वो टाइप 1 की बजाय टाइप 2 में फॉल कर रहे हैं। तो अब एज कैन बी, देयर आर पेशेंट्स जो कि 6 मंथ्स हैं, ठीक है, 1 ईयर है, इट्स अ बेबी, उसको भी शुगर हो सकती है, और 70 इयर्स 80 इयर्स पे भी हो सकती है। लेकिन अगर बेबी है तो वो तो जेनेटिकली हो सकती है। यस, जेनेटिकली होती है वो, और डिफरेंट टाइप है। तो क्या दोनों टाइप्स की जो है शुगर, उनकी एक ही वजूहात है, कॉमन इनके कॉज है? नहीं, टाइप 2 की वो कॉजेज हैं जो मैंने आपको पहले बताई, ठीक है। टाइप 1 में एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि जो पेशेंट का पेनक्रियाज है, लबलबा है, जिसने इंसुलिन बनाना है, उसके जो इंसुलिन बनाने वाली फैक्ट्री कह लें या जो सेल्स थे उसके अंदर, वो टोटल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जिनमें इंसुलिन बन ही नहीं रही। टाइप 2 वाले वो लोग हैं जिनके अंदर इंसुलिन मौजूद है, लेकिन इंसुलिन बेचारी काम नहीं कर पा रही, उसके आगे आप ये कह लें कि फैट की और रेजिस्टेंस की इतनी लेयर है कि उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रही। अच्छा, आसान लफ्जों में कहूँ तो टाइप 1 में एब्सेंस हो गई, बिल्कुल है ही नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली उनको हमें बाहर से देनी ही पड़ेगी। जो टाइप 2 वाले उनमें है लेकिन काम नहीं कर पा रही। और लेकिन दोनों टाइप्स में से कौन सी ज़्यादा खतरनाक है और कौन सी नहीं है? दोनों के ही खतरे मौजूद हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक ज़रा सेफ है एक नहीं है, ऐसा नहीं है। टाइप 1 भी अपनी जगह खतरे रखती है, वो भी गुर्दों पे भी असर करेगी, वो डीके में भी लेके जा सकती है, हार्ट के ऊपर वो भी इफेक्ट करेगी, आइज़ के ऊपर वो भी इफेक्ट करेगी, टाइप 2 भी करेगी।
सिर्फ ये होता है कि टाइप 1 क्योंकि एक्सक्लूसिवली इंसुलिन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग और उनकी जो इंसुलिन वगैरह की हमारे पास ख्याल रखने का आप कह लें वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। टाइप 2 जब पता चलती है तो उससे 8 से 10 साल पहले वो शुरू हो चुकी होती है। तो 8 साल जिस्म बेचारा कोशिश कर करके कंट्रोल करता है, फिर एकदम जब आपको पता चलता है उस वक्त जिस्म जवाब दे जाता है। सो उसके जो इफेक्ट्स हैं टाइप 2 वाले वो 5-6 साल पहले शुरू हो चुके होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। हमें पता नहीं होता।